हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, हम लोग आज मुग़ल कालीन राजस्व एवं कर व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पूरा राजनीतिक इतिहास पढ़ लिया है, बाबर से लेकर के औरंगज़ेब तक। राजस्व व्यवस्था की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले बात हम लोग करेंगे राजा टोडरमल और उनकी दहसाला प्रणाली की। आप लोग सुने होंगे दहसाला प्रणाली या दहसाला व्यवस्था, तो ये क्या था। सबसे पहले जो राजा टोडरमल थे ये अकबर के सेवा में थे, यानी कि एक अधिकारी थे। ठीक है, राजा टोडरमल कौन थे? एक राजस्व अधिकारी थे जो अकबर के अधीन सेवा कर रहे थे। पहले शेरशाह सूरी के अधीन भी रह चुके थे। 1580 में, यानी जब अकबर के 24 वर्ष पूरे हो गए शासन करते हुए 1580 में, अब 56 में बना था, 1556 में शासक बना था और 24 जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा। तो यानी अपने शासन के 24वें वर्ष 1580 में अकबर ने टोडरमल के द्वारा एक राजस्व प्रणाली तैयार करवाई। इस प्रणाली में खालसा, जागीर, ये दोनों भूमि शामिल थे। अब खालसा क्या होता है मैं आगे बता दूंगा, फिलहाल यहाँ थोड़ा सा सुन लीजिए। खालसा भूमि सीधे बादशाह के नियंत्रण में होती थी, यानी शासक के नियंत्रण में होती थी, और जागीर भूमि ये अधिकारियों के नियंत्रण में या अकबर के द्वारा नियुक्त किए गए जो जागीरदार होते थे उनके नियंत्रण में होती थी। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें भूमि की मापी गई भूमि का वर्गीकरण, भू राजस्व के राज्य के भू राजस्व का निर्धारण, भू राजस्व का अनाज से नगद में रूपांतरण और संग्रहण विधि व सरकारी मशीनरी, ये 5 स्टेप होते थे। सबसे पहले क्या किया जाता था, किसी भूमि की माप करवाई जाती थी कि भाई कितनी भूमि है, 1 बीघे, 2 बीघे या 1 एकड़। फिर उस भूमि का वर्गीकरण किया जाता था कि भूमि कैसी है, चाचर है, बंजर है या कैसी है, या फिर कम उपजाऊ है, अधिक उपजाऊ है। फिर वो ये पता करके फिर वहाँ से भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था कि हाँ, यहाँ से इतनी भू राजस्व लिया जाएगा, ये भूमि उपजाऊ है तो ज़्यादा, अगर कम उपजाऊ है तो कम राजस्व लिया जाएगा। अब ये भी डिसाइड किया जाता था कि राजस्व नगद लिया जाए कि अनाज के रूप में, और उसको संग्रहण करने की विधियों का भी वर्णन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भूमि की माप देखते हैं। चरण 1, भूमि की माप कैसे करवाई जाती थी। आज की तरह पटरी, पैमाना या फीता तो नहीं होता था। तो जैसे शेरशाह सूरी के समय गजे सिकंदरी का प्रयोग किया जाता था। एक रस्सी होती थी, सन की बनी, सन यानी पटवे, पटवा आप लोग जानते हैं, पटुआ जिसको बोलते हैं, सन की बनी रस्सी होती थी और ये 39 अंगुल के बराबर या 32 इंच के बराबर होती थी। चाहे आप इसको 39 अंगुल कहिए या 32 इंच कहिए। तो एक गजे सिकंदरी से शेरशाह सूरी ने भूमि की पैमाइश करवाई थी, लेकिन अकबर आता है तो ये इसको हटा देता है। अकबर इसको हटा देता है क्योंकि ये क्या होता था कि मौसम के अनुसार सिकुड़ती और फैलती रहती थी, तो इससे सही मापन नहीं हो पाता था, इनएक्यूरेट होती थी। भाई रस्सी सिकुड़ सकती थी, गर्मी के दिनों में एकदम थोड़ी बड़ी हो जाती थी। तो इसने क्या किया, अकबर ने ये पैमाना हटा दिया और इसने बांस और लोहे से बने एक पैमाने का उपयोग किया जिसे गजे इलाही कहा गया। ये बांस की जरीब होती थी, यानी कि बांस की पटरी लोहे से जुड़ा होता था, ये देखिए लोहे के छल्ले से जुड़ा होता था, और इसको गजे इलाही कहा गया। ये 41 अंगुल का होता था। अभी तक हम लोगों ने 39 अंगुल की बात की जो सन की रस्सी से बनी होती थी गजे सिकंदरी, और यहाँ जो गजे इलाही था ये 41 अंगुल यानी 33 इंच के बराबर था, और 1 बीघा बराबर 3600 वर्ग इलाही गज। 1 बीघे में कितने इलाही गज होते थे? 3600 वर्ग। अकबर इस जरीब का प्रयोग करने वाला पहला शासक था। तो अकबर के समय इलाही गज का प्रयोग किया गया। शाहजहाँ के समय में नाम बदल दिया जाता है, दिरा ए शाहजानी, और औरंगजेब के समय बीघा ए इलाही। ठीक है, तो ये अलग अलग पैमाने हैं जो अलग अलग शासकों के द्वारा प्रयोग में लाए गए। तो ये तो पैमाना हो गया, यानी कि भूमि की पैमाइश हो गई, उसका मापन हो गया। अब भूमि का वर्गीकरण, कर निर्धारण के लिए यानी टैक्स लगाने के लिए, निश्चित करने के लिए ज़मीन को उसकी उत्पादकता और खेती की निरंतरता के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। भाई खेती कैसी है, आपका खेत कैसा है। पोलज का मतलब जिस पर हर वर्ष खेती होती हो, यानी कि जो बहुत उपजाऊ हो। मोस्ट फर्टाइल का मतलब बहुत उपजाऊ, जिस पर हर वर्ष खेती होती है, ऐसी ज़मीन पोलज कहलाती है। फिर एक प्रकार की भूमि होती है परती,
वह भूमि जिसमें उर्वरता पुनः प्राप्त करने के लिए 1 वर्ष बिना बोए छोड़ दिया जाए। यानी प्रति भूमि में क्या किया जाता था, 1 वर्ष बोया जाता था, फिर 1 वर्ष गैप रखा जाता था, फिर दूसरे वर्ष बोया जाता था, यानी 1-1 वर्ष छोड़ करके बोया जाता था। तो ऐसी भूमि को प्रति भूमि कही गई। एक होती थी चच्चर या चाचर, ये 3-4 वर्षों के लिए छोड़ दी जाती थी, खाली छोड़ दी जाती थी, फिर इस पर कृषि की जाती थी। यानी एक बार कृषि करने के बाद 3-4 वर्षों के लिए छोड़ दी गई, फिर 5वें वर्ष इस पर कृषि की गई। तो ये चाचर होती थी। और एक होती थी बंजर, ये सबसे ख़राब भूमि होती थी। ये 5 वर्षों या उससे अधिक समय तक बिना जोते ही रहती थी, यानी कि इस पर कोई जुताई नहीं होती थी 5 वर्षों तक या उससे अधिक वर्षों तक। यानी एक प्रकार से पथरीली भूमि थी, बंजर भूमि थी, पथरीली भूमि, इस पर अनाज वगैरह नहीं होता था। तो किसानों से सबसे पहले पूछा जाता था या देखा जाता था कि उनकी भूमि कैसी है, फिर टैक्स लिया जाता था। ठीक है, लगान केवल खेती में काम ली गई भूमि पर ही लिया जाता था। अब इस लाइन का मतलब समझ लीजिए भाई, पूरे खेत के हिसाब से लगान नहीं लिया जाता था। मान लीजिए ये खेत है, तो इस पे मान लीजिए ये खेत है और इस पे मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए इतने पार्ट पे खेती की गई, ये इतना पे खेती की गई, जहाँ वाइट में कर रहा हूँ इतने पे खेती की गई, और ये जहाँ मैं निशान लगा रहा हूँ ये कट, यानी कि वो छोड़ दिया गया, वहाँ पे खेती नहीं की गई। तो जो लगान लिया जाएगा वो इसी भूमि के हिसाब से लिया जाएगा जहाँ पे काम हुआ है। देखिए, खेती में काम ली गई भूमि पर ही लगान लिया जाता था, ऐसा नहीं कि पूरे भूमि के हिसाब से लगान लिया जाएगा। फिर आगे बात करते हैं हम लोग, हाँ, राजस्व निर्धारण। अब भूमि की पैमाइश हो गई, ज़मीन भी देख ली गई कि कैसी ज़मीन है। अब कितना राजस्व लिया जाएगा इसका भी निर्धारण होना चाहिए, रेट क्या है, दर क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं दस्तूर उल अमल। इसका वर्णन अबुल फजल ने किया है। यह प्रति बीघा राजस्व दर की सूची है। ये क्या है, दस्तूर उल अमल क्या है, ये एक सूची है जिसमें राजस्व की दर लिखी होती थी। जैसे आज आप लोग रजिस्टर वगैरह रखते हैं ना, ऐसे दस्तूर उल अमल होता था, राजस्व दर की सूची होती थी। नगद राजस्व निर्धारण के लिए क्षेत्रों को दस्तूर सर्किल में बांटा गया, जहां कृषि दशा समान हो। उपज कर को माल या महसूल कहा गया, जो वर्ष में 2 बार देना होता था। चूँकि एक वर्ष में 2 बार कृषि होती थी भाई, लगभग 6 महीने लग जाते हैं एक फसल उगाने में, तो 2 बार टैक्स भी देना पड़ता था। अब राज्य का हिस्सा, अकबर के समय सामान्य की बात करें तो 33% लिया जाता था। अगर सामान्य परिस्थितियों की बात करें तो 33%, यानी अगर ज़मीन वगैरह सही है, भूमि सही है, तो 33% टैक्स लेता था अकबर सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य ज़मीन पर। मान लीजिए ज़मीन थोड़ी सी ख़राब है, जैसे राजस्थान या मुल्तान वगैरह में फसल थोड़ी कम होती है ज़मीन पर, चूँकि रेगिस्तानी इलाका है, तो वहाँ 25% लिया जाता था, यानी 1/4। शाहजहाँ और औरंगजेब के समय सबसे ज़्यादा बढ़ा दिया गया, 50% लिया जाने लगा। औरंगजेब के समय में कहा जाता है मुग़ल काल में सर्वाधिक भू राजस्व वसूला गया, 50%। अब प्रणाली क्या थी वसूलने की, किस आधार पे वसूला जाता था, तो इसमें एक आता है गल्ला बक्सी या बटाई। अब ये 3 प्रकार के हैं। तो ये सबसे पुरानी पद्धति है भावोली, भावोली मतलब पद्धति सबसे पुरानी है, गल्ला बटाई या गल्ला बक्सी इसको बोलते हैं। इसमें किसान व राज्य के बीच फसल का निश्चित अनुपात बढ़ता था। तो ये गल्ला बक्सी भी 3 प्रकार का होता है। एक तो खेत बटाई, यानी फसल अभी खड़ी हुई है, अभी काटी नहीं गई है, और वहीं से फसलों का बंटवारा हो जाता था कि कितना राजा लेगा और कितना प्रजा किसान लेगा, यानी खड़ी फसल में ही, खेत में ही बांट लिया जाता था कि भाई 1/3% यानी 33% राजा के कर्मचारी काट लेंगे और बची हुई कौन लेगा, किसान लेगा। तो खड़ी फसल का ही जब बंटवारा कर लिया जाता था उसको खेत बटाई कहते थे, यानी खेत में ही बट गया। अब लंक बटाई होता था दूसरा, फसल काटने के बाद जब उसका गट्ठर बंध जाता था तब बांटा जाता था। फसल कट गई और अनाज निकाले बिना गट्ठर बांधकर बांटना। हाँ, वही मैंने जो अभी बोला कि मान लो फसल कट गई, अब उसका गट्ठर बना लिया गया। यहाँ देखिए,
अब बांट दिया गया। अभी अनाज अलग नहीं किया गया है, अभी गट्ठर बांधा गया है, तो इसको लंक बटाई बोलते हैं। यानी कि इसमें गट्ठर बना लिया गया, अनाज अलग नहीं किया गया। अब मान लीजिए गट्ठर बना के अनाज भी अलग कर लिया गया, तब बांटा गया, तो उसको रास बटाई कहते हैं। यानी अनाज निकालने के बाद भूसा अलग कर दिया गया, अनाज अलग कर दिया गया, फिर जब बांटते थे राजा और किसान मिल कर के, तो उसको बोलते थे रास बटाई। तिजारती फसलों जैसे कपास, नील, गन्ना आदि पर केवल नगद लिया जाता था, यानी कि कैश लिया जाता था। अब जैसे ये जो फसलें हैं, धान, गेहूँ, चावल, या जो भी हैं ऐसी फसलें, तो इनसे अनाज भी ले लिया जाता था, अनाज के रूप में टैक्स ले लिया जाता था। लेकिन अगर नकदी फसलें हैं जैसे कपास हो गया, गन्ना हो गया, नील हो गया, तो इनसे नगद यानी कैश रुपया लिया जाता था, रुपया, अनाज नहीं लिया जाता था इनसे कि गन्ना दे दें या नील दे दें या कपास दे दें, नहीं, सीधे पैसे लिया जाता था, किसान बेच करके इसको पैसा देते थे। अब अधिकारी कौन कौन से होते थे ये देख लेते हैं। तो परगने स्तर पर आमिल होता था, ये भू राजस्व का प्रमुख अधिकारी था। कानूनगो होता था, ये राजस्व का रिकॉर्ड रखता था। तो आमिल जो है ये राजस्व वसूलता था और कानूनगो लेखा जोखा करता था, यानी रिकॉर्ड रखता था। ग्राम स्तर पर बात करें तो मुकद्दम और पाटिल होते थे, ये गांव से भू राजस्व की वसूली करने वाले अधिकारी होते थे। और पटवारी ये गांव का लेखा जोखा करने वाले अधिकारी होते थे। स्वामित्व की बात करें तो चरागाह भूमि और प्रति भूमि पर ग्राम समुदाय का स्वामित्व होता था, राजा का नहीं। यानी जो गांव के किसान होते थे उनका स्वामित्व होता था, राजा का स्वामित्व नहीं, राजा भूमि का मालिक नहीं होता था। जमा और हासिल क्या थे? तो जमा ये किसी भी जागीर की अनुमानित आय होती थी, यानी एस्टिमेटेड इनकम। मोरलैंड के अनुसार यह पूर्ण भू राजस्व निर्धारण था। मान लीजिए कोई गांव है जिसमें 250 एकड़ ज़मीन है, तो वहाँ से 2.5 करोड़ रुपए वसूल किया जा सकता है, ऐसा अनुमान लगाया गया, तो उसको बोलते हैं जमा, यानी अनुमानित आय। 250 करोड़ रुपया वहाँ से लेना था, लेकिन मिला कितना? 225 करोड़, तो उसको बोलेंगे हासिल, यानी हासिल कितना हुआ, जागीर से वास्तविक रूप से प्राप्त कितनी आय, एक्चुअल कलेक्शन कितना हुआ, उसको हासिल कहते हैं। अब 250 करोड़ लेना था लेकिन 225 करोड़ ही मिला, तो 250 करोड़ जमा माना गया, हासिल 225 करोड़। तकसीमात क्या है? ये भू राजस्व के आंकड़े व राशियाँ होती थी। भाई कितना भू राजस्व वसूल किया गया, उसका आंकड़ा जो होता था उसको तकसीमात कहते थे। दाम, ये तांबे के सिक्के होते थे, ठीक है। जाबिताना भूमि सर्वेक्षण शुल्क होता था, जाबिताना यानी एक दाम प्रति बीघा, तो ये भी एक प्रकार का टैक्स था जिसको जाबिताना बोलते थे। 1 बीघे पर 1 दाम पड़ता था सर्वेक्षण शुल्क, 1 बीघे पर 1 दाम, यानी 1 तांबे का सिक्का लिया जाता था 1 बीघे पर। अब शाहजहाँ के काल में इजारा और ठेकेदारी प्रथा देखते हैं। तो इजारा प्रणाली शाहजहाँ के काल में भू राजस्व वसूल करने के लिए ठेकेदारी प्रथा अपनाई गई और राज्य की 70% भूमि जागीरदारों को दे दी गई। मासिक अनुपात, जमा और हासिल के अंतर को पूरा करने के लिए वेतन मासिक आधार पर दिया जाने लगा। शाहजहाँ के समय में जो राजस्व अधिकारी होते थे उनको मासिक वेतन दिया जाता था। ये भी कई बार पूछा गया कि दक्कन का टोडरमल किसे कहते हैं? तो मुर्शिद कुली खान को कहते हैं। इसने दक्कन में टोडरमल की व्यवस्था लागू की। सादिक खान के अनुसार इजारा प्रथा किसानों की बर्बादी का एक कारण थी। इजारा प्रथा यानी ठेकेदारी प्रथा थी। अब इसको थोड़ा समझा देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे मैं समझा नहीं। तो जैसे मान लो कोई ठेकेदार है, उसने राजा से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, शासक से, बादशाह से, कि आप हमें एक भूमि का टुकड़ा दे दीजिए, यानी एक 10 गांव दे दीजिए और हम आपको वहाँ से 2 लाख रुपए देंगे, यानी एक ठेका ले लिया 2 लाख रुपए में। अब बादशाह मान गया, बादशाह ने 2 लाख रुपए लेके उस गांव का ठेकेदार बना दिया, राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया गया। अब चूँकि वो ठेकेदार 2 लाख रुपया शासक को दे चुका है, तो अब कोशिश करेगा कि वो ठेकेदार उस गांव से 2.5 लाख रुपये वसूल करे। तो 2.5 लाख रुपये वसूल करेगा, 2 लाख तो अपना भर्ती जो लगाया था पूंजी वो प्राप्त किया, और 50,000 उसको क्या मिला? मुनाफा मिला। तो ये ठेकेदारी प्रथा थी।
बर्नियर का विश्लेषण, किसानों की स्थिति। तो एक फ्रांसीसी चिकित्सक था बर्नियर, और ये ये कहता है कि ज़मीन का एक टुकड़ा लेकर जब कृषक कार्य प्रारंभ करता है तो कर की अत्यधिक वसूली के कारण उसकी स्थिति खराब हो जाती है और वह कृषि छोड़कर अन्यत्र भाग जाता है। तो बर्नियर जो है शाहजहाँ के समय आया था और ये इस दशा का वर्णन करता है। बर्नियर का मानना था कि समस्त भूमि का स्वामी राजा होता था। गरीब मजदूरों का पलायन और कृषि का विनाश होने लगा शाहजहाँ के काल में। तो ये था पूरा राजस्व व्यवस्था। अब हम थोड़ा बात करते हैं धार्मिक कर जजिया के बारे में। तो मुग़ल काल में अगर हम बात करें तो बाबर और हुमायूं दोनों जजिया कर वसूलते थे। अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया, 1575 में पुनः अकबर ने लगा दिया, 1579 में पुनः जजिया कर अकबर ने समाप्त कर दिया। तो अकबर ने पहले हटाया, फिर लागू किया 1575 में, फिर 1579 में हटा दिया। फिर औरंगजेब आता है, ये 1679 में फिर से लगा देता है, और फर्रुखसियर 1713 में इसको फिर से समाप्त करता है। फिर एक शासक आता मोहम्मद शाह रंगीला, 1720 में अंतिम रूप से पूरी तरीके से जजिया कर को समाप्त कर देता है। अन्य प्रमुख करों की बात करें तो ज़कात, ये मुसलमानों की संपत्ति का 2.5% होता था, यानी मुसलमानों से लिया जाता था उनकी संपत्ति का 2.5%। इसे केवल सीमा शुल्क के रूप में वसूला गया। औरंगजेब को इसे न लेने की घोषणा करनी पड़ी। खुम्स क्या होता था? ये लूट का माल होता था। लूट का माल या खजाना वगैरह जब किसी को मिल जाता था तो उसे खुम्स बोलते थे। इसमें राज्य का हिस्सा 1/5% यानी कि 20%, और सैनिकों का हिस्सा 4/5 भाग यानी 80% होता था। यानी मान लो किसी सैनिक को कहीं खजाना मिल गया, या सैनिक ने किसी देश कहीं प्रांत पे आक्रमण किया और वहाँ से लूटपाट करके जो सैनिकों को खजाना मिला, तो उसका 80% सैनिकों में बांटा जाता था और 20% राजा स्वयं लेता था। मुग़लों में क्या हुआ कि खुम्स समाप्त हो गया। युद्ध में लूटी गई संपत्ति पर राज्य का पूरा एकाधिकार होता था, क्योंकि सैनिकों को नगद वेतन मिलता था। ठीक है, तो ये जो था 1/4 और 5 वाला दिल्ली सल्तनत में ही लागू था। लेकिन मुग़ल काल में पूरा का पूरा कौन रख लेता था? मुग़ल बादशाह रख लेते थे, फिर नगद पैसा सैनिकों को देते थे। राजगामिता कानून क्या था? अगर कोई रईस या अधिकारी बिना उत्तराधिकारी मर जाता तो उसकी संपत्ति शाही खजाने में जमा कर ली जाती, जिसको राजगामिता कानून के तहत ही जमा किया जाता था। अब बादशाह को बहुत तरह के कर दिए जाते थे, जैसे नजराना, जिसको आप बोलते हैं नज़र, ये बादशाह को दी जाने वाली नगद पेशकश होती थी। नियाज होता था, ये शहजादों द्वारा मुग़ल बादशाह को दिया जाता था। यानी जो बादशाह के पुत्र होते थे वो अपने पिता को उपहार यानी गिफ्ट देते थे, तो उसको नियाज बोलते हैं। निसार जो होता है ये अमीरों द्वारा बादशाह को दिया जाने वाला गिफ्ट होता था। और भी कर जैसे जिहाद, ये अतिरिक्त कर होता था। निर्धारित भू राजस्व के अतिरिक्त लगने वाला कर जिहाद कहलाता था। तमगा, जहांगीर ने इस कर को समाप्त कर दिया। एक प्रकार से व्यापारिक कर था। तमगा कर कैसा था? व्यापारिक कर था। जहांगीर ने इसे समाप्त किया। विवाह कर भी अकबर ने विवाहों की रजिस्ट्री प्रथा चलाई और उस पर शुल्क लगाया। खिदमती, ये पराजित या अधीनस्थ राजा द्वारा बादशाह को दी गई भेंट होती थी। मान लो एक राजा ने दूसरे राजा को पराजित कर दिया, तो जो पराजित राजा होता था वो टैक्स देता था जीतने वाले राजा को, तो इसको खिदमत बोलते थे। पेशकश, ये अधीनस्थ राजा द्वारा मनसबदारों से प्राप्त नगद राशि होती थी। मान लो अकबर के अधीन ये अकबर है और इसके अधीन छोटे छोटे राजा हैं, तो ये छोटे छोटे राजा अकबर को टैक्स देंगे, उपहार देंगे, जिसको बोलेंगे पेशकश। और ये मनसबदार भी हो सकते थे, चाहे छोटे राजा हों, अधीनस्थ राजा हों या मनसबदार, ये लोग बादशाह को टैक्स देते थे, जिसको पेशकश बोलते हैं। मुग़ल काल में सर्वाधिक भू राजस्व औरंगजेब ने वसूल किया। कर निर्धारण के अन्य प्रणाली गल्ला बख्शी थी। अब कुल मिलाकर व्यवस्था का क्रमिक विकास देखें तो अकबर के समय 1/3% यानी 1/3 भाग नगद प्रणाली और निष्पक्षता, मानकीकरण, ये सब था। एक मानक था, मतलब ज़्यादा नहीं लिया जाता था।
शाहजहाँ के समय 50% लिया गया, ठेकेदारी का उदय हुआ, प्रशासनिक कठोरता आ गई। औरंगजेब के समय में धार्मिक करों की वापसी, अधिकतम वसूली, कृषि संकट आ गया। मुगल राजस्व प्रणाली एक केंद्रीकृत और विस्तृत मशीनरी थी जिसने साम्राज्य को धनवान बनाया, लेकिन अंततः किसानों पर अत्यधिक बोझ साम्राज्य के पतन का एक कारण बना। तो आगे हम लोग बात करेंगे मुगलकालीन कृषि और राजस्व व्यवस्था के बारे में। ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ें हमें कृषि के बारे में पढ़ना है कि किसान कितने प्रकार के होते थे, कृषि कौन किन किन चीज़ों की कृषि होती थी, कौन कौन से अनाज थे, ये अभी बहुत सारा चीज़ बचा हुआ है। तो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।